Hello everyone, welcome in today's video session. Today we will discuss about our new chapter, that is alternating current. This chapter is quite interesting and very easy. You know that AC current, AC alternating current, तो AC के अबाउट हम क्लास 10th में पढ़ते हैं, आपको अच्छे से पता होगा. वहाँ आप याद करो AC का प्रोडक्शन कौन करता है, AC जनरेटर करता था, राइट. क्या होता था, दो बार मैग्नेट के बीच में एक कोइल मूव करती थी और कोइल मूव करने से एसी करंट प्रोड्यूस होता था. वहां पे याद करो, एक बार करंट नीचे जो जनरेटर के साथ में आप रजिस्टर कनेक्ट करते थे उसमें लेफ्ट टू राइट और फिर राइट टू लेफ्ट, फर्स्ट हाफ के लिए लेफ्ट टू राइट तो नेक्स्ट हाफ के लिए राइट टू लेफ्ट, ऐसे मूव करता था. और आप उस करंट को एसी करंट, एसी बोल देते थे, अल्टरनेटिंग करंट. क्यों? क्योंकि वो करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता था, पहले लेफ्ट टू राइट फिर राइट टू लेफ्ट, राइट. सेम सिचुएशन हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में जब हम वो चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पे भी हमने देखा था. वहां पे हमने क्या देखा था कि हमारे पास में एक मैग्नेटिक फील्ड होता था और मैग्नेटिक फील्ड में कोइल मूव करती थी. या थोड़ा सा आप याद करो तो मेथड टू प्रोड्यूस ईएमएफ में 3 मेथड स्टडी किए थे. फर्स्ट मेथड हमने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करके हम फ्लक्स वेरी करेंगे, वहां से ईएमएफ इंड्यूस करेंगे, राइट, और इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस करंट बन जाएगा. सेकंड मेथड हमने क्या देखा था कि आप एरिया चेंज करते हो तो एरिया चेंज होने से भी फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ और इंड्यूस करंट दोनों बन जाएंगे, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट. तीसरा मेथड में हमने क्या देखा था कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोइल मूव करवाते थे तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो थीटा एंगल है वो थीटा एंगल वेरी करने से, ओरिएंटेशन वेरी करने से मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर की, वहां पे भी ईएमएफ इंड्यूस होती थी. और उसी ईएमएफ इंड्यूस होने से एक सर्किट में इंड्यूस करंट आता था, राइट. और ये वही एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है. वहां पे हमने ईएमएफ की इक्वेशन स्टडी की थी कि वहां ईएमएफ हमें अल्टरनेटिंग ईएमएफ मिली थी, वेरिंग ईएमएफ. एक ऐसी ईएमएफ मिली थी हमें जो टाइम के साथ में वेरी कर रही थी. आपको वो रिजल्ट याद हो उस ईएमएफ इंड्यूस वाला, तो E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी हमने स्टडी किया था. हमने देखा था कि टाइम के साथ में ईएमएफ सिनुसॉइडली साइन के ग्राफ के साथ में वेरी कर रही है, राइट. और आपको पता है एक जो वेरिंग ईएमएफ हो या अल्टरनेटिंग ईएमएफ हो, ठीक है, वो एक अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगी. क्यों? क्योंकि करंट प्रोड्यूस कहां से होगा, ईएमएफ से, राइट. और ईएमएफ यहाँ पे हमारे पास अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ थी, राइट. तो चलो इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे. हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट, मतलब यहीं से, इसी कॉन्सेप्ट से ही एसी करंट बनता है, राइट. तो हमारा जो टॉपिक है वो है एसी करंट. तो एसी करंट का इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करने से पहले हम एक बार डीसी करंट को जरूर पढ़ेंगे. डीसी, एसी करने डीसी इतना ही काफी है, एसी और डीसी बोलो. तो एसी बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट होता है और डीसी डायरेक्ट करंट होता है. तो हम डीसी की बात करेंगे. सबसे पहले डायरेक्ट करंट. तो डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस करने वाले सोर्स कौन से होते हैं, आप सेल, बैटरी या डीसी जनरेटर, इनसे आप डीसी करंट को प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है. इसको प्रोड्यूस किससे करेंगे, सेल से या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, राइट, ये बैटरी होता है, या फिर आप डीसी जनरेटर से डीसी करंट को प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है. अब डीसी करंट की खास बात क्या होती है, डीसी करंट यूनिडायरेक्शनल होता है, हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलेगा. देखो जब आप क्लास 10th में स्टडी करते थे तो वहां पे आपके पास में आप एसी करंट, एसी भी प्रोड्यूस कर सकते थे, डीसी अल्टरनेटिंग करंट का भी प्रोडक्शन किया और आपने डायरेक्ट करंट का भी. तो जब एसी करंट के केस में हमने क्या देखा कि जब कोइल, जब आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड में फर्स्ट हाफ में रोटेट करती थी तो करंट से लेफ्ट टू राइट मूव किया, लेकिन नेक्स्ट हाफ में करंट की डायरेक्शन वेरी कर जाती थी राइट टू लेफ्ट. बट डीसी जनरेटर के केस में फर्स्ट हाफ और नेक्स्ट हाफ दोनों में करंट की डायरेक्शन एक ही रहती थी, चाहे वो आप लेफ्ट टू राइट कह लो या राइट टू लेफ्ट. होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी और आप रिकॉल भी कर पा रहे होंगे क्लास 10th के उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है. तो डीसी करंट की खास बात क्या होती है, ये सिंगल डायरेक्शन में चलता है, ओनली वन डायरेक्शन में, और इसीलिए दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूनिडायरेक्शनल करंट.
क्योंकि टाइम के साथ में इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, या तो करंट एक को एक डायरेक्शन में आप पॉजिटिव बोलोगे तो उसके अपोजिट वाली नेगेटिव हो जाएगी ना। तो ठीक वैसे ही मतलब ये करंट जब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, अब डीसी करंट के मैग्नीट्यूड की बात करें, टाइम के साथ में डीसी करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास करंट और टाइम का एक ग्राफ गिवन है, तो इस ग्राफ में मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी है। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, जब टाइम 0 था तो करंट की कुछ वैल्यू थी, 1 सेकंड पे भी कुछ वैल्यू, 2 पे भी कुछ वैल्यू, 4 पे भी कुछ वैल्यू, मतलब सेम वैल्यू मिल रही है हमें हर बात, मतलब टाइम चेंज होने के साथ में करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। सो दिस वन इज डीसी करंट और करंट की डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, अब टाइम एक्सिस से ऊपर देखो, ऊपर की तरफ हमने करंट, ये देखो ये ओरिजिन है जहां करंट और टाइम की एक्सिस कट करी है, ओरिजिन से ऊपर वाली साइड में हमने पॉजिटिव करंट को दिखाया है, नीचे नेगेटिव करंट को। तो आप देख रहे हो कि टाइम के साथ में करंट सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में रह रहा है, नेगेटिव में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस करंट को हम बोलेंगे डीसी करंट। तो ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डीसी करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, अब मैंने बताया था कि डीसी करंट का मैग्नीट्यूड भी वेरी कर सकता है पर डायरेक्शन स्टिल सेम रहेगी। तो उसका ग्राफ हम डिस्कस करें तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, जैसे सपोज करो मैं किस तरह का ग्राफ बना देता हूँ, बड़ा ही कॉमन सा हर बुक में आपको मिलेगा ये। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, करंट हमेशा आपको देखो ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे करंट हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में रह रहा है। वो अलग बात है, जब टाइम 0 था तो करंट की वैल्यू 0, टाइम 1 सेकंड पे करंट की वैल्यू कुछ है, 2 पे 0, ठीक है, से कुछ भी आप कैसे तो टाइम चेंज कर रहा है तो करंट का मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है बट डायरेक्शन सेम है, राइट। तो ये डीसी करंट का एग्जांपल है। अब हम आते हैं एसी करंट की तरफ। एसी करंट के सोर्स कौन सा होता है, क्लास 10th में आपने पढ़ा था, एसी करंट को हम एसी जनरेटर से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एसी जनरेटर अच्छे से, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर जिसको आप बोलते थे, वो उसमें एसी का ही प्रोडक्शन हम करते थे। ठीक है, और एसी करंट क्या होता है, इसको एसी अल्टरनेटिंग करंट है, एसी बार बार करंट बोलने की जरूरत नहीं है। तो एसी अल्टरनेटिंग करंट है, इसका टाइम के साथ में कॉन्टिन्यूसली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे एक ग्राफ में बनाने की कोशिश करूँ, बड़ा ही कॉमन सा ग्राफ है, सिनुसॉइडल वेरिएशन दिखा रहा हूँ करंट का साइन के ग्राफ की फॉर्म। ये देखो, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव थी, जीरो से t/2 टाइम बोल देता हूँ और यहाँ पे t टाइम बोल देता हूँ। आगे इसी तरीके से हमें स्टडी करना है। तो 0 से t/2 को मैं फर्स्ट हाफ बोलता हूँ, तो फर्स्ट हाफ में करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव है और t/2 से t मतलब नेक्स्ट हाफ में करंट की डायरेक्शन नेगेटिव है। ठीक है, तो करंट ने डायरेक्शन चेंज की है, डेफिनेटली की है, और टाइम के साथ में करंट का मैग्नीट्यूड भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो यही पहचान है एसी करंट की। एसी करंट टाइम के साथ में अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी। तो यहाँ पे देखो इस तरह और भी कई सारे करंट बन सकते हैं, इस तरह का कोई करंट आप दिखा देते हो तो ये भी एसी करंट है। यहाँ पे देखो टाइम के साथ में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज चेंज हो रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे करंट 0 हो रहा है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, फिर मैक्सिमम, फिर 0। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू देखो करंट की, करंट अपने डायरेक्शन चेंज कर रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस और माइनस करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे इस यूनिट में हम आगे जाते जाएंगे अल्टरनेटिंग करंट बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ वाला कॉन्सेप्ट है, जब हम एसी जनरेटर स्टडी करेंगे वहां और भी आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब ये तो थी हमारी डीसी और एसी करंट के अबाउट में एक छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम बात करेंगे एसी करंट के अबाउट में। तो बेटा अब इस एसी करंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अब आपको अपना कंसंट्रेशन लेवल अच्छा रखना है। मेन बात तो इसी चीज का आपको मेजरली ध्यान रखना है, क्योंकि ये चैप्टर काफी कैलकुलेटिव है, इसमें आपको बहुत सारे डेरिवेशन मिलेंगे और उसके लिए आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होना जरूरी है। अदरवाइज आप छोटी छोटी चीजों को स्किप करोगे तो बाद में फिर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं बनेगी। ओके, सो
अभी तक जो हम एसी करंट की बात कर रहे थे, ठीक है, मेथड टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ में जो थर्ड मेथड था वो हमने क्या देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड में जब हम कोइल को मूव करवाते हैं तो वहां से इंड्यूस ईएमएफ होती प्रोड्यूस क्यों होती है, क्योंकि जब कोइल मूव करती है तो कोइल के साथ में रिलेटेड फ्लक्स चेंज करता है और फ्लक्स चेंज होने से उस कोइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और उसी से एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। तो जब वो ईएमएफ इंड्यूस होती है तो हमने वहां पे एक रिजल्ट फाइंड आउट किया था, ये देखा था कि वहां पे एक वेरिंग चेंजिंग या अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया था और हमने ये देखा था कि स्मॉल ई किसके इक्वल थी, ई नोट साइन ओमेगा टी। दिस वाज आवर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे E स्मॉल e क्या रिप्रेजेंट करता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, इसको हम यहाँ पे अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ईएमएफ टाइम के साथ में वेरी करिए। अब देखो, अब लेमन लैंग्वेज में समझो, मैं टाइम की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो अलग ईएमएफ मिलेगी, 2 पुट करूंगा तो अलग मिलेगी, 3 पुट, मतलब ये टाइम के साथ में टाइम पे डिपेंडेंट है ना, इसीलिए हमने इसको बोला है अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, प्लस हाफ माइनस हाफ, क्योंकि ये साइन का ग्राफ आ गया और साइन का ग्राफ ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इसमें एक मतलब डायरेक्शन चेंज होती रहती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, तो E को हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ बोलेंगे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t पे, या फिर हम इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टाइम t, या फिर इसको हम इंस्टेंटेनियस ईएमएफ भी बोल देते हैं। ठीक है, ईएमएफ होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है। ठीक है, तो हम इसको ये भी बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो इस E को हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ये कई सारे नामों से इसको हम मतलब लिखते हैं। तो कई अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेंगे, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे कि ये है क्या। ठीक है, तो ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन है। ई नोट क्या थी, ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम वैल्यू। ओमेगा क्या थी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड बोल दो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दो, और टी क्या है, टाइम। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ बना था वो याद करो, ग्राफ ईएमएफ का टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ इस तरह से ग्राफ बना था। तो इसी शेप का बनेगा। देखो, साइन का ग्राफ आपको याद हो, क्लास 10th में आपने पढ़ा हो, 11th में पढ़ा हो, तो साइन के ग्राफ की शेप ही होती है। अब देखो, ईएमएफ यहाँ मैं ये कहूं कि यहाँ टाइम कितना है, 0 है, यहाँ पे टाइम t/2 है, यहाँ पे टाइम t है, तो 0 से t/2 फर्स्ट हाफ में ईएमएफ पॉजिटिव है और t/2 से t नेक्स्ट हाफ में ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव है। तो बन गई ना अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है ना, तो ये जो ग्राफ है ये दिखा रहा है कि ईएमएफ टाइम के साथ में कैसे चेंज कर रहा है। जैसे टाइम 0 था तो ईएमएफ 0, टाइम t/2 पे ईएमएफ अगेन 0, t पे अगेन 0। ठीक है, जब टाइम t/4 रहा होगा तो ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, मतलब चलो यहाँ पे आप ये देखो, इस पॉइंट को मैं ईएमएफ वाले पॉइंट के साथ टच करूं तो मुझे ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, जिसको ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पीक ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ या पीक वोल्टेज। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, तो इसके कई सारे नाम है। ई नोट को हम पीक ईएमएफ, पीक वोल्टेज, पीक मतलब मैक्सिमम, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट ईएमएफ का है वोल्टेज का, या इसको मैक्सिमम वोल्टेज भी बोलते हैं, या इसको ऐसे भी बोल देते हैं पीक या मैक्सिमम अल्टरनेटिंग वोल्टेज, क्योंकि ये टाइम के साथ में वेरी कर रही है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें इसके कई सारे नाम है, यहाँ स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको होना नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने अच्छे से आपके ये नोट्स भी प्रिपेयर कर दिए हैं बोर्ड पे। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा एफर्ट ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास जो इक्वेशन आती है, ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल गया, यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, प्लस प्लस, इसके आगे प्लस लगाओ क्योंकि ये प्लस ई नोट है, और यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू मिलेगी माइनस ई नोट। राइट, अब एक बात बताओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, E, और E किसके इक्वल होता है,
ई नोट साइन ओमेगा टी, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। साइन ओमेगा टी, आप वहां पे ओमेगा टी भी पढ़ते हो और एक थीटा भी पढ़ते हो, वहां थीटा को हम ओमेगा टी लिख देते हैं, राइट। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। या तो आपको इक्वेशन वहां पे ये आपने ये पढ़ी होगी, मैंने पढ़ा है, मैंने दोनों करवाई है, ऐसा नहीं है कि होगी, करवाई है दोनों। E इज इक्वल टू ई नोट साइन थीटा, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। तो हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट को हम लिखते हैं E इज इक्वल टू ई नोट साइन थीटा, ठीक है। और हम वहां पे थीटा, थीटा क्या चीज होता है, फेज होता है, एंगल होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं, थीटा होता है, आपको एक फॉर्मूला याद हो तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्लास 11th में भी हमने पढ़ा है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फेज जिसको एंगल बोल रहे हो इनटू टाइम। तो थीटा को हम यहाँ ओमेगा टी लिख सकते हैं, थीटा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। तो हमारी जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, मान लो कि 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा हो, ठीक है ना। मतलब एक बात बताओ, 1 साइकिल कंप्लीट हो रही हो, ये 1 साइकिल कंप्लीट होगी, चाहे करंट की हो या ईएमएफ की हो, ठीक है। तो उस केस में एंगल कितना कवर होगा, देखो यहाँ पे कितना 180, यहाँ पे कितना 180, तो टोटल कितना बन गया 2 पाई, एंगल कितना होगा 2 पाई। तो हम यहाँ पे ओमेगा को ये भी लिख सकते हैं, ओमेगा, ओमेगा यहाँ पे क्या होता है आपको पता है, थीटा अपॉन में टी होता है, और थीटा की वैल्यू कितनी है 2 पाई। मतलब 1 रेवोल्यूशन में कितना एंगल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी 2 पाई, ठीक है। और टाइम कितना होगा, जितना टाइम पीरियड होगा, टी क्या चीज हो रहा है कि एक साइकिल कंप्लीट होने में, साइकिल कब बोलते हैं कंप्लीट, ये फर्स्ट हाफ और नेक्स्ट हाफ कंप्लीट हो जाता है तो इसको 1 साइकिल बोलते हैं। ये मैंने यहाँ पे 1 साइकिल है, एक ऐसी वेव मैं ऐसी आगे दिखा दूं तो 2 साइकिल, एक और बना दूंगा तो 3 साइकिल, राइट। तो एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लेता है उसको कैपिटल टी से हम दिखाते हैं। तो ये आगे इक्वेशन यहाँ पे क्या बन जाएगी, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा को हम क्या लिख देंगे 2 पाई अपॉन में टी इंटू टी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जस्ट मैथमेटिकल हम इसको एक्सपेंड करते जा रहे हैं और कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, ठीक है। फिर अब एक बात बताओ, मैं आपसे कहूं कि 1 सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हुई, मान लो यहाँ से यहाँ तक का टाइम 1 सेकंड हो, तो एक साइकिल में एक साइकिल कंप्लीट हुई तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1 होगी। और मान लो एक सेकंड में ऐसे ऐसे 50 साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है 50। देखो आपने न्यू क्लास 11th में पढ़ा है, न्यू क्या होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे देखो, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन में टी को हम न्यू लिखते हैं, 1 अपॉन में टाइम पीरियड को न्यू लिखते हैं, राइट। ये क्लास 9 में भी आपने पढ़ा है। तो यहाँ से ईएमएफ क्या बन गया, E इज इक्वल टू ई नोट साइन 2 पाई, 1 अपॉन में टी को क्या लिख देंगे न्यू, क्या चीज है न्यू, ये फ्रीक्वेंसी है। देखो फर्क है, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और न्यू क्या चीज है, सिंपल फ्रीक्वेंसी है इनटू टी। तो ये आपके पास में इक्वेशन बन गई, ये भी और ये चारों इक्वेशन आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी टाइम किसी भी इक्वेशन की हमें रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, नोट करो। अब इस ईएमएफ के बाद में हम बात करेंगे इंड्यूस करंट की, ठीक। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे ये जो कोइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ हुई, मतलब इंड्यूस ईएमएफ एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ बनी, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ में चेंज कर रहे थे, राइट। अब एक ऐसी ईएमएफ जो जिसका टाइम के साथ में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वो करंट बनाएगी, उस करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी तो चेंज होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। और उसी फॉर्मेट में होगा, राइट। तो अब क्या है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इससे ये क्या है इंड्यूस करंट बनाएगी, और इंड्यूस करंट को हम कैसे देंगे, इक्वेशन कैसे बनेगी, तो इंड्यूस करंट की इक्वेशन बनेगी बेटा I इज इक्वल टू आई नोट साइन थीटा, ठीक है। या इसको हम लिख लेंगे I इज इक्वल टू आई नोट, थीटा को क्या लिख सकते हैं हम ओमेगा इंटू टी, यहां से थीटा को लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन किसकी बन गई, इंड्यूस करंट की, ये भी दोनों इंड्यूस करंट की इक्वेशन है, ठीक है।
अब एक बात बताओ, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का नेचर अल्टरनेटिंग था, तो यहाँ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ से जो करंट बनेगा उसका नेचर भी तो अल्टरनेटिंग ही रहेगा, ठीक है ना। उसका नेचर भी तो क्या रहेगा, अल्टरनेटिंग। मतलब ये करंट भी साइन का ग्राफ फॉलो करेगा। यहाँ आया हुआ है ना, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब करंट की आप बात करें, ये जो इक्वेशन यहाँ पे क्या दिखा रही है, यहाँ पे देखो करंट की वैल्यू मैक्सिमम है इस वाले पॉइंट पे। तो इसको मैं करंट एक्सिस के साथ टच करूं तो यहाँ पे करंट की वैल्यू मिलेगी, वो आई नोट होगी, स्मॉल आई सबस्क्रिप्ट नोट, ठीक है। ये पॉजिटिव होगा करंट और यहाँ पे क्या होगा, माइनस आई नोट। तो ये करंट देखो यहाँ टाइम के साथ में इस करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है, डायरेक्शन एक बार पॉजिटिव प्लस हाफ एक बार माइनस, मतलब करंट की डायरेक्शन एक बार पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट हाफ के बाद में करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। ये नेक्स्ट हाफ यही इंडिकेट कर रहा है, नीचे की तरफ जो हमने ये वेव बनाई है, ठीक है। तो अब आप इसी इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा को क्या लिख सकते हो आप, 2 पाई अपॉन में कैपिटल T इंटू टी, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन में I इज इक्वल टू आई नोट साइन 2 पाई इंटू 1 बाई कैपिटल T है ना, 1 बाई कैपिटल T को आप न्यू लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ ईएमएफ की साइकिल थी तो ये ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी या वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी किसकी हो जाएगी, करंट की फ्रीक्वेंसी, किसकी हो जाएगी, करंट की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब इंडिया में जो करंट की फ्रीक्वेंसी है, करंट अपने आता है 50 हर्ट्ज पे। मतलब अब अपने घरों में जो करंट आता है वो एसी करंट आता है, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और उस करंट की वैल्यू ऐसे ऐसे वेरी करती है टाइम के साथ में सिनुसॉइडली। तो अपने घरों में जो करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। मतलब एक सेकंड में उस करंट में 50 वेव्स बनती है। और यूएस में जो करंट आता है वहां पे कितना आता है, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का करंट आता है। वहां पे एक सेकंड में, उस करंट में एक सेकंड में कितनी फ्रीक्वेंसी बनेगी, 60। तो ये फ्रीक्वेंसी सेट की जा सकती है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब आप फॉरेन से जो कई बार इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लाते हो, ठीक है, तो कई बार इंडिया में काम नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको जब मैन्युफैक्चरर ने बनाया तो उनको बनाया 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होने के लिए, बट अपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50, ठीक है। इसलिए सूटेबल अरेंजमेंट होते हैं ताकि वो प्रॉब्लम दूर हो जाए, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। आप एक बार इसको अच्छे से नोट कर लें, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें। सो अब हम बात करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी की, अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फॉर ए कंप्लीट साइकिल। यू नो कंप्लीट साइकिल कैसे बनती है, जैसे अभी हमने एक इक्वेशन स्टडी की थी कि एसी करंट होता है, राइट। जो एसी करंट होता है वो टाइम के साथ में वेरी करता है, अल्टरनेटिंग करंट इसीलिए उसको बोलते हैं। और वो इक्वेशन हमने क्या लिखी थी, दैट वाज आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। आप इसको I इज इक्वल टू आई नोट साइन थीटा टी भी लिख सकते थे। थीटा आपको पता है फेज था, ठीक है, फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या यहाँ पे ईएमएफ है तो वो फेज ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ या वोल्टेज हो जाएगा। तो ओमेगा टी कलेक्टिवली आपको फेज दे रहा है, क्योंकि थीटा किसके इक्वल था, ओमेगा टी। तो थीटा भी फेज है, ओमेगा टी भी फेज है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम ऐसे दे सकते हैं, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको अल्टरनेटिंग इसलिए बोला गया क्योंकि टाइम की वैल्यू चेंज होने से I की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। और यहाँ पे करंट और टाइम का डिपेंडेंस है, साथ में फंक्शन कैसा है, साइन का, सिनुसॉइडल वेरिएशन है करंट और टाइम के बीच में। मतलब करंट और टाइम के बीच में आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको ग्राफ किसका मिलेगा, साइन का मिलेगा। किसका ग्राफ मिलेगा, ऐसे साइन की फॉर्म में ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना। साइन थीटा का ग्राफ ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो टाइम बना, यहाँ पे तो था 0 टाइम, ठीक है। ये बना फर्स्ट हाफ, ये बना सेकेंड हाफ।
तो जब कंप्लीट फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, वन साइकिल। तो एक साइकिल कंप्लीट होने में मान लो कि कैपिटल टी टाइम लगा, ठीक है, तो हाफ साइकिल यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा होगा, हाफ साइकिल कंप्लीट होने में t/2, ठीक है। तो हमें आज की अभी इस टॉपिक में क्या करना है, हमें वन साइकिल में, वन कंप्लीट साइकिल में या जीरो से कैपिटल मतलब कैपिटल टी टाइम पीरियड में करंट की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और आप देखोगे कि ये एवरेज वैल्यू कितनी बन जाएगी, जीरो। एवरेज वैल्यू कितनी बनेगी, जीरो। अल्टरनेटिंग करंट की कंप्लीट साइकिल के लिए, फॉर ए कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू होगी जीरो। आप वैसे भी एक लेमन कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो, ये फर्स्ट हाफ है, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, नेट एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे, ठीक है ना। इस हाफ में करंट की पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, प्लस आई रहेगा, यहाँ पे माइनस आई रहेगा, प्लस आई माइनस आई कितना बनेगा, जीरो, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ बेटा, ये इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम एक फॉर्मूला करंट और इलेक्ट्रिसिटी में हम स्टडी करते थे, ठीक है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट वाज करंट, ठीक है ना। आपने देखा था कि जब हम चार्ज को टाइम से डिवाइड करते हैं तो वहां हमें करंट मिलता है, ठीक है, और ये करंट एक कांस्टेंट करंट था। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में जिस करंट की हम बात कर रहे थे वो डीसी करंट था। क्या था, डीसी करंट था, ठीक है। ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड होता है, वैलिड फॉर डीसी करंट, डीसी डायरेक्ट करंट के लिए वैलिड होता है। बट इस कॉन्सेप्ट में मैं क्यों बात कर रहा हूं इस टॉपिक की, मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हम I इज इक्वल टू क्यू बाई टी का मतलब अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। हमें अल्टरनेटिंग करंट की कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इस कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब कैसे, देखो बेटा एक बात बताओ, जब भी सर्किट में करंट बनता है, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, तो नेचुरल सी बात है देयर मस्ट बी ए फ्लो ऑफ चार्ज, वहां चार्ज का फ्लो होना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पे भी, यहाँ करंट एसी करंट बने या डीसी करंट बने, यहाँ चार्ज का तो फ्लो होना जरूरी है ना, क्योंकि चार्ज फ्लो होगा तभी तो करंट बनेगा, नेचुरल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम करंट और टाइम का वेरिएशन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हो कि टाइम के साथ में करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जीरो हो रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में फिर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, मैं कहूं कि जीरो से कैपिटल टी टाइम में, मतलब जीरो से कैपिटल टी मान लो 30 मिनट का टाइम में, 30 मिनट में कितना करंट बना, कुछ करंट बना होगा जीरो से 30 मिनट में, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, जीरो से 30 मिनट में करंट बना, लेकिन वो करंट तो वेरिंग इन मैग्नीट्यूड था, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रही थी, वो एसी करंट था। मैं आपसे कहूं कि एक छोटा सा टाइम dt ले लो, छोटा सा टाइम dt, मतलब एक पहला टाइम वाला फंक्शन यहाँ ले लो पॉइंट, दूसरा टाइम वाला यहाँ ले लो, तो इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में जो टाइम बनेगा वो dt बड़ा स्मॉल होगा, और स्मॉल टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा, स्मॉल चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं कि 30 मिनट में 30 कूलम चार्ज फ्लो किया, और मैं कहूं कि 0.1 सेकंड में कितना करेगा, तो बहुत कम चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, बहुत कम चार्ज dq चार्ज फ्लो कर रहा है dt टाइम के लिए, dq चार्ज फ्लो कर रहा है dt टाइम के लिए, तो जो करंट बनेगा वो करंट की एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी ना, क्योंकि स्मॉल टाइम की बात करें हम, पूरे कैपिटल टी टाइम पीरियड की बात नहीं करें, स्मॉल टाइम में उस करंट का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा, राइट। तो हम उसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, लिखो हियर, ये आप नोट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, हियर आई, चलो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, नीचे हमने बना रखा है, ठीक है। आई करंट को आप लिख सकते हो dq बाई dt, dq बाई dt, ठीक है ना। ये स्मॉल चार्ज फ्लो होने से, स्मॉल चार्ज dq dt टाइम में फ्लो हो रहा है, तो कितना करंट बना I, ठीक है। तो यहां से आप dq को क्या ले सकते हो, I इंटू dt। बेटा देखो, ये जो करंट की वैल्यू है ना, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया, तो डीसी में लगना था,
ये तो कहाँ लगना था, डीसी वाले को डायरेक्ट करंट में लगना था ना, ठीक है। बट मैंने क्या बता दिया, स्मॉल टाइम के लिए मैंने इस फॉर्मूले को लिख दिया, ठीक है। और इस फॉर्मूले से मेरे को ये पता चल गया कि स्मॉल टाइम dt में कितना चार्ज फ्लो करेगा, dq फ्लो करेगा। तो dq चार्ज, स्मॉल चार्ज फ्लो इन dt टाइम, ठीक है। स्मॉल चार्ज कितना बना, dq बना, और यहां से आप dq को लिख दोगे I इंटू dt। अब एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं कि पूरी इस कंप्लीट साइकिल में कितना चार्ज फ्लो किया, तो उसके लिए आपको ये जो करंट आपने कांस्टेंट लिया है ना, इसको वेरिंग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, वेरिंग करंट लेना पड़ेगा। मैं आपसे पूछूं कि फॉर टोटल चार्ज फ्लो, अब जैसे ये तो स्मॉल चार्ज है, dt टाइम में फ्लो कर रहा है, dq चार्ज, ठीक है। अब आपको ये पूछे कि पूरी साइकिल में कितना चार्ज फ्लो किया, तो इस इक्वेशन को क्या करोगे, ये इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूं, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आप लिखोगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन 1 को टोटल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहां dq इज इक्वल टू आई dt है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे। लेकिन इंटीग्रेशन में लिमिट का ध्यान रखना, लिमिट कितनी होगी पूरी साइकिल के लिए, 0 से कैपिटल T, क्योंकि पूरी साइकिल के लिए टाइम कितना है, कैपिटल T है, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, dt है, तो टाइम की लिमिट आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने करंट, ये जो करंट लिया था, ये तो आपने एक तरीके से डीसी करंट लिया था ना, ठीक है। बट आप ये तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट था, लेकिन आपको पता है ये तो एसी करंट है, तो एसी करंट है तो आपको उसका अल्टरनेटिंग फॉर्म में पुट करना पड़ेगा ना फॉर्मूला, ठीक है। तो उसके लिए अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप dq का इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखो, इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो dq का इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा, q आएगा इज इक्वल टू लिमिट 0 से t, i को क्या पुट कर दोगे, I नोट साइन ओमेगा t dt, राइट। अब ये अपने पास क्या आ गया, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज t टाइम में जो फ्लो हो रहा है वो कितना होगा, वो होगा 0 से कैपिटल T I नोट साइन ओमेगा t dt, ठीक है बेटा। आई नोट करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। हम यहाँ पे बेटा जो आई का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आई का रिप्रेजेंटेशन स्मॉल आई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे स्मॉल आई लिख लो ना, यहाँ पे आप स्मॉल आई लिख लो, स्मॉल आई, यहाँ पे स्मॉल आई इज इक्वल टू dq बाई dt, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, जहाँ जहाँ कैपिटल आई लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉल आई का फॉर्मेट लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल आई नॉट, ठीक है, ये आ जाएगा स्मॉल आई नॉट, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, स्मॉल आई नोट ये तो करंट की पीक वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, आई नोट मिलेगी, यहाँ पे करंट की वैल्यू मिलेगी, ये भी आई नोट है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब एक काम करो, अब इसको सोल्व कर दो आप, इसको सोल्व करोगे तो देखो इंटीग्रेशन को सोल्व करना आपको, तो कांस्टेंट सीधे बाहर आ जाएगी, आई नोट बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी dt, लिमिट 0 से t, ठीक है। q इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, कोस ओमेगा टी, और फिर टाइम के साथ में जो होता है वो नीचे आ जाएगा ओमेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन अब तक आपको आ चुका होगा, नहीं आ चुका तो आप मैथमेटिकल रूल में जाके प्रॉपर्टी देख लो, ठीक है। और फिर डेफिनेट इंटीग्रल है तो लिमिट लिख दो 0 से कैपिटल टी। फिर भी मैं बता देता हूँ बेटा, जब भी आप साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करते हो ये आता है माइनस कोस थीटा, ठीक है। और जब भी आप करते हो साइन एन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन तो ये मिलता है, ये माइनस कोस एन थीटा अपॉन में थीटा के जो आगे है वो नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे टी के आगे क्या है ओमेगा, तो ओमेगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। जनरल फॉर्मेट है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे तो देखो क्या बनेगा, Q इज इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा इंटू स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी पुट करेंगे क्योंकि टाइम की लिमिट है ना, अपॉन में ओमेगा माइनस में कोस
ओमेगा, टी की जगह फिर 0 पुट करोगे लोअर लिमिट अपॉन में ओमेगा, ठीक है। तो Q इज इक्वल, बात देखो Q इज इक्वल टू आई नोट, ठीक है। यहाँ पे कोस ओमेगा को क्या लिखोगे 2 पाई अपॉन में टी इंटू कैपिटल टी अपॉन में ओमेगा, माइनस में कोस ओमेगा इंटू 0 कितना हो गया कोस 0 अपॉन में ओमेगा, ठीक है। और फिर आप t से t कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो Q इज इक्वल, अब इसके बाद में लिखो Q इज इक्वल टू आई नोट, ठीक है। ऊपर कितना बचा कोस 2 पाई, राइट, कितना बचा कोस 2 पाई अपॉन में ओमेगा, माइनस में कोस 0 कितना 1 होता है, कोस 0 1, ठीक है। तो 1 अपॉन में ओमेगा। अब सोल्व करो इसको, फिर कोस 2 पाई की भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको, कोस 2 पाई भी 1 होता है, ठीक है। फिर देखो Q इज इक्वल टू आई नोट, ठीक है। ओमेगा एलसीएम ले लो, ओमेगा बाहर ले लो, ओमेगा क्या कर लो कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा कोस 2 पाई माइनस 1 बचा ना, तो Q इज इक्वल टू आई नोट अपॉन में ओमेगा, कोस 2 पाई कितना होता है 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 1 माइनस 1 कितना 0, 0 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई 0, मतलब कंप्लीट साइकिल में जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो कितना आ जाएगा, नेट चार्ज कितना हो जाएगा 0, क्योंकि पॉजिटिव के लिए अपर साइकिल के लिए मतलब फर्स्ट हाफ के लिए प्लस चार्ज, नेक्स्ट के लिए माइनस हो जाएगा, तो नेट कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो एवरेज हमें निकालनी थी एवरेज करंट, तो एवरेज करंट निकाल, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट निकालने के लिए हमें क्या करना था, ये देखना था कि पूरी साइकिल में चार्ज कितना फ्लो किया और कैपिटल टी टाइम में, तभी तो एवरेज निकलेगी ना, क्योंकि कंप्लीट साइकिल में तो टाइम कितना है कैपिटल टी, तो आ जाएगा 0 अपॉन में कैपिटल टी 0, ठीक है। यहाँ से हमारा प्रूव हो जाता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट ओवर कंप्लीट साइकिल इज 0। इस तरह की डेरिवेशन आपके हर सीबीएसई एग्जाम में जितने भी पहले हुए हैं सब में आ रखी है, ऐसी ऐसी 2-3 डेरिवेशन है, उनमें से एक डेरिवेशन पक्का आपके एग्जाम में आएगी, नोट कर लो इसको। एक और पॉइंट आपको इसके साथ में नोट करना है कि जो गैल्वेनोमीटर है, ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर है, विच इज नॉट यूज्ड टू मेजर एसी, अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के लिए हम ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एसी करंट आएगा तो अल्टरनेटिंग करंट आएगा, उसकी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज होगी, तो एक बार गैल्वेनोमीटर की नीडल लेफ्ट में फिर राइट में, ठीक है, लेफ्ट में राइट में, और कितना फास्टली होगी जब करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी 50 हर्ट्ज, तो आप देखो गैल्वेनोमीटर की नीडल कितना फास्टली मूव करेगी। तो जो क्या है कि अब ये इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने से जो हमारा परसिस्टेंस ऑफ विजन है वो अलाउ हमें नहीं करता, हम नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे, तो आप ये कह सकते आप मतलब क्या कि ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर से हम एसी करंट को मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी के लिए जिस डिवाइस से मेजर करेंगे वो हॉट वायर एमीटर होगा, उससे हम क्या करंट की वैल्यू बता पाएंगे एसी करंट की, राइट। ये पॉइंट नोट कर लेना, कई बार आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है, ओके। अब हम बात करेंगे मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर हाफ साइकिल। देखो कंप्लीट साइकिल के केस में एसी की एवरेज वैल्यू 0 आती है, तो हाफ के केस में हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, बट इसको डिफाइन करने का बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। देखो ये कहते हैं कि डीसी करंट हाफ टाइम में या हाफ साइकिल में, डीसी करंट हाफ टाइम में, मतलब डीसी करंट हाफ टाइम में कितना, कौन सा हाफ टाइम, जितना एसी साइकिल का हाफ टाइम होता है उसमें जितना चार्ज ट्रांसफर करता है उतना ही कौन करेगा, एसी करेगा, ठीक है। और उसी से हम एसी की वैल्यू को डिफाइन करेंगे। देखो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट। क्या कह रहे हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी को हम क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट। ये डायरेक्ट करंट की वो वैल्यू है जो विच सेंड्स द सेम चार्ज, जो सेम चार्ज भेज रही है, ठीक है, इन ए सर्किट एज इट इज सेंड बाय, कि जितना चार्ज कौन भेज रहा है, एसी करंट भेज रहा है हाफ टाइम में। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन होगी। ये क्या कह रहा है कि ये जो एसी की जो हाफ वैल्यू या एवरेज वैल्यू है, ये क्या है कि डायरेक्ट करंट की वो वैल्यू है जो सेम चार्ज भेज रही है, जो क्या है सेम चार्ज भेज रही है जितना चार्ज एसी हाफ टाइम में भेज रहा है,
राइट। सो इट विल बी द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, एक बात बताओ, एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ में चेंज होता रहता है, इसीलिए तो अल्टरनेटिंग बोल रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि dt टाइम में कितना, फॉर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, जब टाइम इंटरवल बहुत कम हो जाएगा तो उस टाइम में हम उस चार्ज को कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। और dt टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा, स्मॉल चार्ज फ्लो करेगा, कितना dq। तो हम I इज इक्वल टू dq/dt का अगेन उसी कॉन्सेप्ट की हेल्प लेंगे, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कैसे हम देंगे अल्टरनेटिंग करंट को, ऐसे लिखते हैं I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t, ठीक है। बट हम क्या जंक्शन लेके चल रहे हैं, ये लेके चल रहे हैं कि जो dt टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है dq, तो स्मॉल चार्ज कितना फ्लो हुआ dq। तो dq की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे dt टाइम में, तो आपको पता है I को हम लिख सकते हैं dq/dt, और यहाँ से स्मॉल चार्ज dq को हम लिख पाएंगे I × d2। ये स्मॉल चार्ज की वैल्यू होगी जो dt टाइम में फ्लो हो रहा है। बट हमें तो वो चार्ज निकालना है ना, कितने टाइम के लिए, हाफ टाइम के लिए। किसके लिए, हाफ टाइम के लिए। तो हाफ टाइम के लिए चार्ज निकालने के लिए इस कॉन्सेप्ट को, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जो dq इज इक्वल टू I dt है, इसको दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे टाइम की लिमिट कितनी आएगी, 0 से t/2। क्यों, क्योंकि टाइम कितना है, हाफ है। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब dq का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें हाफ साइकिल के लिए टोटल चार्ज मिल जाएगा, और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा q, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा q। और इसको आप सोल्व करें, इसको क्या लिख सकते हो, I dt, और लिमिट कितनी, 0 से t/2, ठीक है। फिर यहाँ पे हाफ साइकिल की बात, स्मॉल टाइम के लिए चार्ज कांस्टेंट रह सकता है, लेकिन कंप्लीट हाफ साइकिल के लिए तो आपको पता है ना, जो करंट की वैल्यू वेरी करेगी। मतलब स्मॉल टाइम के लिए, dt टाइम के लिए करंट की वैल्यू को कांस्टेंट हम ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, दिस करंट I कैन बी अज्यूम्ड कांस्टेंट फॉर स्मॉल टाइम, बट 0 से t/2 के लिए तो हम कांस्टेंट नहीं ले सकते ना, तो उसके लिए तो हमें इस करंट का अल्टरनेटिंग नेचर वाली इक्वेशन पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 से t/2 लिमिट लिखिए। I को हम क्या पुट करेंगे, I को, ओके। एक बार फिर से हमने वो गड़बड़ कर दी, यहाँ पे कैपिटल I को आप स्मॉल I लिख लो, क्या लिख लो, स्मॉल I, ये ना हैबिट बनी हुई है, ठीक है। कैपिटल I को स्मॉल I लिख लें, कैपिटल I को स्मॉल I, बार बार ये गड़बड़ हो रही है ना, आप मत करना, ठीक है। अब एक बात बताओ, स्मॉल I को हम क्या लिख सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट है ना किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम को, क्योंकि ये तो अल्टरनेटिंग करंट का नेचर शो कर रहा है। तो I को हम क्या लिख सकते हैं, I0 sin ओमेगा t, तो यहाँ पे लिखेंगे I0 sin ओमेगा t, राइट। अब इसके बाद में आप इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, ठीक है, तो बिल्कुल इजी हो जाएगी इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो I0 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट भी तो करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले तो क्या करोगे, I0 बाहर ले लो, I0 बाहर लिया, अंदर बचेगा साइन ओमेगा t, ठीक है, लिमिट 0 से t/2, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में q इज इक्वल टू I0 तो है ही आपके पास बाहर, साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना बनेगा, माइनस कोस ओमेगा t अपॉन में ओमेगा, और लिमिट कितनी, 0 से t/2, ठीक है। तो q इज इक्वल टू I0 अपॉन में ओमेगा, माइनस भी बाहर ले लो, ठीक है, इसको अच्छे से लिख दो, q इज इक्वल टू माइनस I0 ओमेगा, अंदर क्या बचेगा, कोस ओमेगा t, लिमिट कितनी, 0 से t/2, ठीक है। फिर माइनस I0 ओमेगा अपॉन में कोस ओमेगा t को क्या पुट करोगे, पहले अपर लिमिट पुट करो, कैपिटल t/2, माइनस में कोस ओमेगा 0, स्मॉल t की जगह लोअर लिमिट पुट करो 0, ठीक है। तो अल्टीमेटली q इज इक्वल टू माइनस I0 ओमेगा इज इक्वल टू कोस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन में t इंटू t/2, माइनस में कोस ओमेगा इंटू 0 कितना, कोस 0, कितना, कोस 0। तो q इज इक्वल टू माइनस I0 ओमेगा को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन में t लिख दो,
ठीक है, आगे जरूरत पड़ने ही वाली हमें, ठीक है। और यहाँ से t कैंसिल आउट कर दो, 2 से 2 कर दो, कितना बचा cos पाई, कितना बचा cos पाई, माइनस में cos 0 कितना 1, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू माइनस आई नोट, टी ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, अपॉन में 2 पाई, यहाँ पे cos 2 पाई, cos पाई की वैल्यू होती है -1 और -1, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ हमारे पास जगह है, ऊपर रिजल्ट को लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे पास चार्ज की वैल्यू कितनी आई, माइनस आई नोट इंटू टी अपॉन में 2 पाई इंटू -2, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, 2 से तो 2 कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ठीक है, आई नोट इंटू कैपिटल टी अपॉन में पाई। यहाँ पे ये अपने पास चार्ज की वैल्यू आ गई, और ये चार्ज हाफ साइकिल में ट्रांसफर है। आपको निकालनी क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। तो एक काम करो, हमारे पास ये स्पेस बचा हुआ है, इसको क्यों ना यूज कर लिया जाए, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, आपको निकालनी है एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए, तो हाफ साइकिल के लिए आई एवरेज के लिए आप क्या करोगे, चार्ज को टाइम से डिवाइड करोगे, जितना चार्ज ट्रांसफर हुआ जितना टाइम कितना हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल में टाइम कितना होगा t/2, टाइम कितना t/2। तो चार्ज की वैल्यू पुट करो, चार्ज कितना आएगा बेटा आपके पास, आई नोट इंटू टी अपॉन में पाई इंटू टी अपॉन में 2, ठीक है। यहाँ से t कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे बनेगा ट्वाइस ऑफ आई नोट अपॉन में पाई, ठीक है, 2 अपॉन में पाई इंटू आई नोट। फिर आप एक काम करो, 2 को पाई से डिवाइड करो, 2 को डिवाइड करेंगे 3.14 से, तो इसका वैल्यू आएगा 0.637, ठीक है। मैंने याद कर रखी, आपको भी याद करनी पड़ेगी, ये किसके इक्वल होगा, आई नोट के। तो ये हमारा रिजल्ट कितना बना, हमारा रिजल्ट बना बेटा, कह रहे कि एवरेज वैल्यू, करंट की एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए कितनी होगी, 0.637 टाइम्स होगी किसके, पीक वैल्यू ऑफ करंट के। आई नोट क्या होती है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। जैसे करंट आप शो कर रहे हो, तो यहाँ पे करंट की क्या आएगी, पीक वैल्यू आई नोट, प्लस आई नोट ऊपर माइनस आई नोट नीचे, ठीक है। तो इस रिजल्ट को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट क्या मिला बेटा, यहाँ पे रिजल्ट आपको मिला कि आई एवरेज किसके इक्वल है, 0.637 टाइम्स ऑफ आई नोट, या फिर परसेंटेज में लिखो तो आई एवरेज कितना हो गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया परसेंटेज में, ठीक है। तो आई एवरेज परसेंटेज में लिखो तो आई एवरेज क्या होगा, 63.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है ना, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू एसी की क्या होगी, कैसे हाफ साइकिल के लिए क्या करोगे, यानी कि पीक वैल्यू की जितनी वैल्यू होगी उसका 63.7% होगी। नोट करो इसको। तो बेटा ये रिजल्ट तो हमने फाइंड आउट कर लिया था। अब इसके बाद में देखो, एवरेज वैल्यू पीक वैल्यू का 0.637 टाइम्स होती है या 63.7 टाइम्स होती है, ठीक है। अब आपने ये देखा, देखो आई इंस्टेंटेनियस करंट आपने दिया, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी के रिलेशन से, ठीक है। और आपको पता है कि इंस्टेंटेनियस करंट आया कहाँ से था, जो इंड्यूस करंट है, ये जो इंड्यूस करंट वाला रिलेशन है, ठीक है, ये आया कहाँ से था, इंड्यूस ईएमएफ से। तो इंड्यूस ईएमएफ का रिलेशन क्या था, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब एक बात बताओ, इंड्यूस ईएमएफ इंक्रीज करेगी तो इंड्यूस करंट बढ़ेगा, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि इंड्यूस करंट बना कहाँ है, इंड्यूस ईएमएफ से बना है। तो जो रिलेशन अल्टरनेटिंग करंट के केस में एवरेज और पीक का जो रिलेशन आया, वो सेम रिलेशन ईएमएफ के केस में भी बनेगा, ठीक है ना। तो आप लिखो सिमिलरली, इसके बाद में लिखोगे सिमिलरली, जैसे आपने करंट की एवरेज करंट की वैल्यू 63.7% ऑफ पीक वैल्यू होगी, वैसे ही अल्टरनेटिंग ईएमएफ की एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल किसके इक्वल होगी, 0.637 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ठीक है ना। ये क्या चीज है, दिस इज द
एवरेज वैल्यू ऑफ alternating EMF for half cycle. Don't forget, for half cycle. This is the average value of alternating EMF for half cycle. किसके इक्वल होगी? 0.637 टाइम्स ऑफ E नोट. E नोट क्या चीज है? पीक वैल्यू ऑफ EMF. पीक वैल्यू ऑफ EMF, राइट? तो आपको अब कौन कौन से रिलेशन जो याद रखने हैं, जो न्यूमेरिकल्स में बड़े काम आने वाले हैं आपके, वो देखो कौन कौन से हैं. न्यूमेरिकल में आपको ये रिलेशन आना चाहिए, I इज इक्वल टू आई नोट साइन थीटा, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी. ठीक है. फिर E इज इक्वल टू ई नोट साइन थीटा, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी. ठीक है. और आपको एवरेज करंट देखो, फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज करंट की वैल्यू है वो कितनी रहती है? 0. ठीक है. और हाफ साइकिल के लिए बात करें, फॉर हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट की वैल्यू कितना होगी? 0.637 टाइम्स ऑफ आई नॉट. ठीक है, या 63.7% ऑफ आई नॉट. और सिमिलरली ये रिलेशन अल्टरनेटिंग ईएमएफ पे भी वैलिड होगा. ठीक है. तो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ किसके इक्वल होगी? 0.637 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, या 63.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ. इनको नोट करो, फिर इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक करते हैं. अब हम बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, या जिसको हम बोलते हैं IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या इसका एक और नाम है वर्चुअल करंट, मतलब वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी करंट. I सबस्क्रिप्ट V से हम दिखाते हैं. ठीक है. इसके लिए रिप्रेजेंटेशन कई तरह से है. मतलब ये जो हमारा करंट है, हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं IRMS. ओके, आप नोट कर लेना, वहां स्पेस की थोड़ी सी कमी है. तो IRMS क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, या हम इसको बोल देते हैं IRMS ऑफ AC, ऐसे लिखते हैं. या हम इसको लिख देते हैं I सबस्क्रिप्ट V. इसका मतलब क्या है कि वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC. दिस वन इज द IV. क्या चीज है? वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC. या कई बार हम इसको I इफेक्टिव, I सबस्क्रिप्ट EFF ऑफ AC, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट. ये कई सारे नाम है. ये क्या चीज, हम इसी कॉन्सेप्ट को अब डिस्कस करेंगे. ठीक है. अभी तक हमने मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू की बात की थी. एसी का मीन और एवरेज वैल्यू निकाला था हाफ साइकिल के लिए. ठीक है. अब हम बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी. एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट है, उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है? एक बार जस्ट डेफिनेशन से गो थ्रू होंगे. देखो, द RMS वैल्यू ऑफ एसी इज डिफाइंड एज, RMS वैल्यू ऑफ AC को इस तरह से हम डिफाइन करेंगे, एज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट. स्टेडी करंट होता है DC करंट, which would generate same amount of heat in given resistance in a given time. कह रहा है कि आपके पास में एक रेजिस्टर है और उसमें से DC करंट पास कर रहा है फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए. तो ऑब्वियस सी बात है, हीट जनरेट होगी. H इज इक्वल टू I²RT से. I क्या चीज हो जाएगा? करंट हो जाएगा, DC करंट हो जाएगा. R रेजिस्टेंस है, T जितने टाइम के लिए करंट फ्लो करता है. आपको पता है किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, जितने टाइम फ्लो करेगा करंट, उसके कारण एक हीट जनरेट होती है, जो करंट और इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ चुके हैं. तो क्या कह रहे हैं कि एज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ हीट इन गिवन रेजिस्टेंस इन ए गिवन टाइम एज इट इज डन बाय एसी. कह रहे हैं कि ये उतनी ही होती है जितनी की क्या करता है कि सेम रेजिस्टर और सेम टाइम के लिए एसी करंट फ्लो करे, तो ये इक्वल होगी. तो उसी को हम नाम देते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, या IRMS, या I वर्चुअल, या I इफेक्टिव. ठीक है. चलो अब एक बात बताओ, हम सपोज करो कि I आपके पास एक अल्टरनेटिंग करंट है. ठीक है. तो अल्टरनेटिंग करंट को आप कैसे लिखोगे? आप अल्टरनेटिंग करंट के लिए पहले इसको आप स्मॉल I से रिप्रेजेंट कर लो, बाद में दिक्कत नहीं होगी. ठीक है. आपके पास एक अल्टरनेटिंग करंट स्मॉल I है
ठीक है। और स्मॉल आई करंट का मैग्नीट्यूड आप कैसे दोगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा अल्टरनेटिंग करंट को। ठीक है, एक अल्टरनेटिंग करंट आई है, वो आर रेजिस्ट, एक अल्टरनेटिंग करंट क्या है, आई है, वो आर रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है, एक रेजिस्टर उसका रेजिस्टेंस आर है और उसमें से स्मॉल टाइम dt के लिए पास हो रहा है। तो उस रेजिस्टर में या उस कंडक्टर में कितनी हीट जनरेट होगी, ठीक है ना, मतलब जिस रेजिस्टर में से ये करंट पास कर रहा है, ठीक है, जिस रेजिस्टर में से ये रेजिस्टेंस ये करंट पास कर रहा है उसमें कितनी हीट जनरेट होगी। देखो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, हमारा यहाँ पे करंट कितना है, स्मॉल आई, अल्टरनेटिंग करंट जो पास कर रहा है, उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है आर, और कितने टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है, dt टाइम के लिए। तो हीट लार्ज होगी या स्मॉल होगी, स्मॉल टाइम में स्मॉल हीट प्रोड्यूस होगी, तो हमारा H बन जाएगा dH। ठीक है, तो एक अल्टरनेटिंग करंट R, एक रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस R है, उसमें से dt टाइम में फ्लो करेगा, तो उसमें हीट जनरेट कितनी होगी, dH इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर dt। ये स्मॉल हीट होगी, क्या होगी, स्मॉल हीट होगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, जो क्या dH रहेगी, dH इन ए रजिस्टर, इन ए रजिस्टर, इन ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R इन ए स्मॉल टाइम। तो dH को आप क्या लिखोगे, dH इज इक्वल टू माइनस dH इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर dt, ऐसे हम लिख देंगे बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, और आपको पता है आई को आप क्या लिख सकते हो, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो dH को एक्सटेंडेड फॉर्म में आप लिख सकते हो, ये बन जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी और उसका होल स्क्वायर आर डी टी। ठीक है, थोड़ा सा और एक्सटेंड करोगे तो dH की वैल्यू को आप लिख पाओगे आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। ठीक है बेटा, ये वैल्यू आ गई उस रजिस्टर में से जिसमें से अल्टरनेटिंग करंट स्मॉल आई फ्लो कर रहा है dt टाइम के लिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं कि जब कंप्लीट साइकिल AC की हो, जब AC की कंप्लीट साइकिल हो, तो उसमें हीट जनरेट कम होगी या ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। ये तो dt टाइम में, ये तो हीट आई है आपकी, ये आई है dt टाइम में, कितने टाइम में आई है, dt टाइम। और कैपिटल T टाइम में कितनी हीट जनरेट होगी, तो आप इस स्मॉल हीट को क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, फॉर टोटल हीट जनरेटेड इन कंप्लीट साइकिल इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो अब आप क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो, आप क्या करोगे, यहाँ dH को इंटीग्रेट कर दोगे और इधर क्या करोगे, इधर आपके पास क्या चीज है, हाँ आई नॉट सबस्क्रिप्ट इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी टी टी, राइट, इसको क्या कर दोगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे बेटा। ठीक है, तो डीएच को इंटीग्रेट करोगे तो इस आपको टोटल हीट मिल जाएगी, टोटल हीट जनरेटेड इन टाइम टी। हाँ, टाइम की वैल्यू पुट कर दो, टाइम कितना होगा, हाँ वो यहाँ पे लिख देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करोगे, कंप्लीट साइकिल में टाइम कितना होगा, 0 से कैपिटल टी का टाइम। ठीक है, तो dH का इंटीग्रेशन कितना होगा, h, और अब आप इसको सोल्व कर लो। ठीक है, सोल्व करोगे तो टाइम की लिमिट कितनी, 0 से t आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। ठीक है बेटा, अब ये सारी चीजें हैं, आप एक बार या तो नोट कर लो, मैं अभी रब कर देता हूँ, क्योंकि हमें कैलकुलेशन के लिए काफी स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में से कांस्टेंट चीजें बाहर निकाल देंगे, आई नॉट स्क्वायर आर बाहर निकाल दिया, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, लिमिट कितनी, 0 से कैपिटल टी। ठीक है, अब इस फॉर्मेट में इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है आपके पास में मैथमेटिकल टूल में, जो ट्रिग्नोमेट्री में, कोस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आपको पता है
10th क्लास में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और तो यहाँ से मैं देखो, जैसे आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ से मैं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखूं तो इसको मैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कोस 2 थीटा को, यहाँ पे कोस 2 थीटा को क्या लिखूंगा, कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस 2 थीटा बन जाएगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कितना बन जाएगा, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। और मेरे को वैल्यू चाहिए सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की, तो मैं क्या करूंगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर ले आऊंगा, 1 यहाँ पे है, ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आके प्लस हो गया, कोस 2 थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा कोस 2 थीटा। मेरे को वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर थीटा की, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस में कोस 2 थीटा, ठीक है। तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में कोस 2 थीटा। मैथ वाले नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। अब क्या करें कि इफ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, यहाँ पे एसी करंट के केस में हम पढ़ते हैं थीटा किसके इक्वल होता है, ओमेगा टी के। तो वैल्यू पुट कर लो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप क्या लिख दोगे, थीटा को क्या ओमेगा टी पुट करो, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस में 1 माइनस में कोस 2 थीटा को क्या ओमेगा टी। मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस में कोस 2 ओमेगा टी लिख दोगे तो इजीली आप इंटीग्रेट कर पाओगे, ठीक है। तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, h इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर आर इंटीग्रेशन 0 से t, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस में कोस 2 ओमेगा टी इंटू, तो अब इसको आप लिख लोगे 1 माइनस में कोस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2। बाय मिस्टेक मैंने ये वाला रब करने के लिए वीडियो ऑफ किया था और ये सारा गलती से रब कर दिया, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके देख, बैक करके देख लेना, ठीक है। जो पहले वाला है वो नोट कर लेना, अब ये वाला नोट कर लेना, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमने 1 माइनस में कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 इसमें कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको ये इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो h इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर आर, ठीक है। 2 बाहर निकालो, कांस्टेंट है, अंदर आपके पास क्या बचेगा इस फॉर्मेट में, 1 माइनस में कोस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। लिमिट कितने, 0 से कैपिटल टी की, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आप एक काम करो, डी टी को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो क्या बनेगा, आई नोट स्क्वायर आर बाई 2 एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। 1 को डी टी के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस में कोस 2 ओमेगा टी डी टी, ठीक है। और इसको सोल्व करोगे अंडर दिस लिमिट 0 से टी। फिर उसके बाद में आप इसको यहाँ पे लिख लो, h इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर आर बाई 2, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन के सिंबल दोनों का इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन के सिंबल को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे बोल दो चाहे, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, 1 इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से t के बीच, माइनस में इंटीग्रेशन 0 से t कोस 2 ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अब एक काम करो, h इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर r बाई 2, ठीक है। 1 इंटू डी टी, डी टी को इंटीग्रेट करोगे तो कितना मिलेगा आपको, t मिलेगा, स्मॉल t, और लिमिट कितनी, 0 से कैपिटल टी, माइनस में, फिर इसको इंटीग्रेट करो, कोस 2 ओमेगा टी, इसका करोगे तो कितना आएगा, साइन 2 ओमेगा टी। देखो फंक्शन, वेरिएबल फंक्शन कौन सा है, टी डी टी, ठीक है। तो टी का कोफिशिएंट क्या हुआ, 2 ओमेगा, तो ये नीचे भी आ जाता है इंटीग्रेट करते हैं तो, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था आज पहले वाले कॉन्सेप्ट में, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन थीटा डी थीटा क्या होगा, माइनस कोस एन थीटा अपॉन में एन थीटा। वैसे ही आपके पास हो कोस एन थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, साइन एन थीटा अपॉन में एन थीटा, राइट। तो ये आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। नोट कर लेना आपकी कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। और फिर इसकी लिमिट पुट करो 0 से कैपिटल टी के बीच, ठीक है। अब नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट इसको समझ रहे होंगे कि इसकी वैल्यू 0 रहने वाली है, ठीक है। क्यों रहने वाली है, मेडिकल वाले स्टूडेंट सोचेंगे, तो उनको मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ इस कैलकुलेशन को, ठीक है।
टी की जगह अपर लिमिट पुट करो माइनस में, टी की जगह लोअर लिमिट पुट करो 0, ठीक है ना। ऐसे ये छोटे वाली ब्रैकेट है और बड़े वाली तो ऐसे है, ठीक है। टी माइनस 0 माइनस में, अब देखो साइन 2 ओमेगा, ओमेगा को क्या लिख सकते हो 2 ओमेगा, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी पुट कर दो, एक बार ऐसे ही कर दो, ठीक है। माइनस में साइन 2 ओमेगा, टी की जगह स्मॉल टी की जगह 0, ठीक है। यहाँ अपॉन में 2 ओमेगा था, यहाँ भी 2 ओमेगा रहेगा, ठीक है। जस्ट कैलकुलेशन है डेफिनेट इंटीग्रल में, पहले आप एक बार अपर लिमिट पुट करो, फिर माइनस करो, फिर टी की जगह लोअर लिमिट पुट करो, हो गया बस। उसके बाद में h की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, राइट, इज इक्वल टू टी माइनस 0 कितना बना, t कितना बना, t माइनस में साइन ओमेगा को क्या लिखोगे 2 पाई अपॉन में t इंटू टी अपॉन में 2 ओमेगा, माइनस में साइन 2 ओमेगा इंटू 0 कितना, साइन 0 अपॉन में 2 ओमेगा, ठीक है। और इसको हम आगे फर्दर सोल्व कर देंगे। तो h इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आया, आई नोट स्क्वायर आर बाई 2, काफी बोरिंग कैलकुलेशन लग रही है ना, ठीक है, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, t माइनस में। अब यहाँ पे देखो बेटा साइन 0 कितना होता है 0, तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सब कुछ 0, ठीक है। वहीं पे t से t कैंसिल आउट होगा, t से t कैंसिल आउट होगा, सही है ना, t से t कैंसिल आउट होगा, साइन 2 पाई भी कितना होगा 0, ये भी 0 बन जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 0, साइन 1 साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन n पाई 0, तो ये भी 0, ये भी 0, अंदर आपके पास बचेगा क्या, बचेगा h इज इक्वल आई नॉट स्क्वायर आर t माइनस 0, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 इंटू टी माइनस 0। तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई है आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी क्या इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। अब बेटा क्या है कि हम क्या कह रहे हैं कि इफ आई वी क्या चीज है, वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC, इसका दूसरा नाम क्या है, या आप इसको कह सकते हो IRMS, क्या चीज है, RMS वैल्यू ऑफ AC, या इसका एक और नाम है तीसरा आई इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। तो ये क्या चीज होता है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, AC करंट, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, इतना हो गया, इतनी इक्वेशन होगी, सही है। अब हम क्या कह रहे हैं, वर्चुअल वैल्यू की बात करते हैं कि हम कह रहे हैं कि वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट किसी रेजिस्टेंस R में से पास करती है कैपिटल T टाइम के लिए, मतलब फॉर कंप्लीट साइकिल, तो उस केस में हीट प्रोड्यूस कितनी होगी वो देखो इफ मैं इनमें तीनों में से कोई भी एक ले लेता हूं, मुझे आई भी ठीक लगा, मैं आई भी ले सकता हूं, आप IRMS लिखो, आई इफेक्टिव लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ IRMS of AC current if IRMS root mean square value of alternating current passes through a resistor of resistance capital R for time capital T, और capital T का मतलब for complete cycle, ठीक है। तो उस केस में then heat produced will be heat produced for complete cycle के लिए हीट प्रोड्यूस कितनी होगी, मैं कहता हूँ कैपिटल H, ठीक है। तो कैपिटल H को क्या लिखोगे, अब एक बात सुनो बेटा ध्यान से, ये IV है ना, इसको हम करंट को स्मॉल i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट में, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पे स्मॉल i लिख दूँ तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, स्मॉल IV, स्मॉल IRMS, स्मॉल I इफेक्टिव, ठीक है ना, बात तो एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको स्मॉल IRMS लिख देता हूँ,
तो हीट प्रोड्यूस, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो आई यहाँ पे कौन सा करंट है, आई आर एम एस, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है, वही है आर, इसी करंट में, ठीक है। और टाइम कितना है, कंप्लीट साइकिल के लिए टाइम कितना होगा, कैपिटल टी, ठीक है। ये हमारी होगी हीट प्रोड्यूस, ठीक है। तो एच, ये अपनी बन गई इक्वेशन सेकंड, ये अपनी क्या बन गई, इक्वेशन सेकंड। दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट भी सेम होगा। तो आप लिखोगे यहाँ पे, देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, दोनों इक्वेशन की, देखो दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट भी सेम होगी। तो इस इक्वेशन को आप क्या लिख पाओगे, आप लिख पाओगे आई नोट स्क्वेयर आर टी बाई टू इज इक्वल टू, आई आर एम एस का स्क्वेयर आएगा, एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी होता है तो आई आर एम एस का स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई आर एम एस का स्क्वेयर इंटू आर टी, ठीक है। फिर जो कैंसिल आउट हो रहा है कर दो, आर टी से आर टी कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास में रिजल्ट क्या बचा, आपके पास बचा आई नोट स्क्वेयर बाई टू इज इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वेयर। आपको निकालना क्या है, आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो आर एम एस, आई आर एम एस वैल्यू आप निकालोगे तो स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, ये बन जाएगा आई नोट स्क्वेयर अपॉन में टू का रूट, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर का रूट करोगे तो ये कितना बनेगा, आई नोट बनेगा, अपॉन में आ जाएगा रूट टू। ये हमारे पास वैल्यू आ गई कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की निकालनी हो तो आप क्या करो, पीक वैल्यू ऑफ करंट को रूट टू से डिवाइड कर दो, ठीक है। ओके बेटा, सो मैंने रब कर दिया है, ये जगह यहाँ पे करेंगे हम आगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे वी फाउंड, इसके बाद में वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए मैं बोर्ड वाला काम बीच बीच में सफाई वाला बाद में करता रहता हूँ, ठीक है। चलो, वी फाउंड, हमें यहाँ से क्या पता चला, रूट आई आर एम एस वैल्यू करंट की कितनी होती है, पीक वैल्यू का रूट टू, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर एम एस वैल्यू को मैं वर्चुअल वैल्यू भी तो बोलता हूँ, तो आई सब्सक्रिप्ट वी किसकी इक्वल हो जाएगी, आई नोट बाई रूट टू, ठीक है। या आप ऐसे लिख लो, आई इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट कितनी होती है, पीक वैल्यू का 1 बाई रूट टू टाइम, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। अब ये तो आपने यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप यूं भी लिख सकते हो, अब आपको पता है ये किसकी इक्वल होती है, आई नोट बाई रूट टू, ये कितना हो गया 1.414, ठीक है, 1.414। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी बेटा, दैट विल बी 0.70, ये इसको सोल्व करोगे तो 0.701 आई नोट, ठीक है। या फिर जैसे यहाँ पे आई नोट बाई रूट टू को आप क्या लिखोगे 1.414, तो ये आ जाएगी 0.701 आई नोट, ठीक है। सिमिलरली ये भी 0.701 आई नोट, ठीक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, इफेक्टिव वैल्यू पीक वैल्यू का 0.701 टाइम्स होता है, ठीक है। परसेंटेज में आप लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, आई आर एम एस कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो यार इसको, 70.1% ऑफ आई नॉट, ठीक है। वैसे आई वर्चुअल वैल्यू आई वी की टर्म में लिखो तो 70.1% ऑफ आई नॉट, ऑफ की जरूरत ही नहीं है, ऐसे लिख दो, मल्टीप्लिकेशन में अंडरस्टूड है, ठीक है। और इफेक्टिव लिखते हो तो बस कहीं आपको अलग अलग फॉर्मेट में दिखे तो आप ये मत सोचना कि ये क्या है, चीज सारी सेम है तीनों की, ठीक है। तो फाइनली हमने क्या फाइंड आउट किया, एक ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे थे, आपको याद हो तो, ठीक है। एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया था कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे करंट की पीक वैल्यू हमें मिली थी, ठीक है।
देखो ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, ये किया था यहाँ पे तो क्या था करंट और यहाँ पे टाइम, ठीक है। तो यहाँ करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो कितनी होती है आई नोट, ठीक है। फिर हमने निकाली थी मीन वैल्यू, मीन वैल्यू हमें मिलती है यहाँ पे, ये होती है आई एम, और आई एम मीन वैल्यू क्या होती है 63.7% ऑफ आई नोट, मतलब आई नोट से कम ही होगी। अब वर्चुअल वैल्यू कहाँ पे आएगी, वर्चुअल वैल्यू कहाँ पे आएगी, यहाँ कहीं आएगी इन दोनों के बीच में, यहाँ पे ये होगी आई वी, और वर्चुअल वैल्यू या आई आर एम एस लिख दो यहाँ पे, ठीक है, या आई इफेक्टिव लिख दो, ठीक है, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। तो ये क्या थी, ये थी 70.1% ऑफ आई नॉट, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। फिर एक और चीज का भी आपको ध्यान रखना है, इसको मैं रब कर देता हूँ, नोट कर लो आप, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये तो जो मैंने आपको बताया था, ये जो करंट है, ये तो अल्टरनेटिंग करंट का रिजल्ट आपने लिखा था, देखो यहाँ पे लिखो नोट में, अल्टरनेटिंग करंट को आप क्या लिख सकते हो, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। वैसे अल्टरनेटिंग ईएमएफ को क्या लिखा था, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ऐसा लिखा था ना, ठीक है। अब इसी रिलेशन को मैं ईएमएफ की टर्म में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आप लिखोगे सिमिलरली जैसे ये वाला आपने लिखा था आई आर एम एस होता है आई नोट बाई रूट 2, ठीक है। अब इसी रिजल्ट को मैं किसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ, ईएमएफ की, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो आप लिखोगे ई आर एम एस किसके इक्वल होगी, ई नोट बाई रूट 2, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है। तो ये क्या चीज है, आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ या वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रिप्रेजेंटेशन का खेल है सारा और कुछ नहीं, ईवी, ई आरएमएस को ईवी लिख सकते हैं, ईवी क्या होगा ई नोट बाई रूट 2, और ईवी भी वही है, ये क्या चीज है, वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग वोल्टेज या ईएमएफ की वर्चुअल वैल्यू है, ठीक है। या कई बार ऐसे लिख देते हैं स्मॉल ई इफेक्टिव, ठीक है। ई इफेक्टिव क्या चीज होगा, ई नॉट बाय रूट। सो माय डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होपफुली जितना मैंने आपको करवाया है वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। लेक्चर आज का थोड़ा सा लेंथी और कैलकुलेटिव जरूर हो गया है, हो सके तो आप इस पे नोट्स जैसे मैंने करवाए हैं नोट्स आप वैसे ही बनाने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने बिल्कुल इजी तरीके से और जितने बेस्ट पॉसिबल केसेस है, जैसे कौन से किस सिंबल को हम क्या क्या बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे जैसे इसको आई आर एम एस, आई वर्चुअल, आई इफेक्टिव, जैसे न्यूमेरिकल में जब आपको ये दिखते तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, अभी आपको ईजी लग रहा है, ठीक है। तो लेकिन अब जब आप अपने सेल्फ नोट्स अच्छे से बना लोगे तो इस तरह की दिक्कत का सामना आपको बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।